काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 30वीं लोक कथा। ये कथा 30वीं पुतली जयलक्ष्मी के द्वारा सुनाई गई थी। तो आइए सुनते हैं आज की रोचक कथा। राजा विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने तप से ये जान लिया कि वे अब अधिक से अधिक 6 महीनों तक ही जीवित रह सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसन समझकर उन्होंने वन में कुटिया बनवा ली और राजकाज से बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ वे आ ही रहे थे कि उनकी नज़र एक मृग पर पड़ी। मृग काफ़ी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रमादित्य ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकश में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रम को उस मृग को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः ही थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वो मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकता है। तो वो बोला कि ये सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ। विक्रम की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने पूरी कथा सुनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं जन्म से ही मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के घर पे हुआ। अन्य राजकुमारों की तरह ही मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ ही दूरी पर मृग के होने का एहसास हुआ और मैंने आवाज़ को लक्ष्य बनाकर एक शब्दभेदी बाण चलाया। दरअसल वो आवाज़ एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा, पर उसकी कनपटी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां पहुंचा तो पता चला मुझसे कैसा अनिष्ट हो गया है। लेकिन उन योगी के प्राण जाने से बच गए। योगी की साधना में विघ्न तो पड़ ही गया था, इसीलिए वो काफ़ी क्रुद्ध हो गए थे। उन्होंने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो वो समझ गए कि वो बाण उसने ही चलाया है। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, ओ मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से खुद मृग बन जा। आज के बाद से आखेटकों से अपने प्राणों की रक्षा करता रहे। उसने श्राप इतनी जल्दी में दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से सिहर उठा। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा और उससे श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उससे कहा, उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ये सब अनजाने में हो गया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उस योगी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि श्राप मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उस श्राप के प्रभाव को सीमित ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने श्राप का प्रभाव जितना अधिक कम कर देंगे उतना ही मैं उनका कृतज्ञ रहूँगा। तब उन्होंने कहा, तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाएंगे। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को अब और अधिक जिज्ञासा हुई कि वो मनुष्यों की भांति बोल तो रहा है, लेकिन मनुष्य रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी? कब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करोगे? वो श्रापित राजकुमार बोला, इससे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथनानुसार मैं अगर आपको अपने साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत वापस मिल जाएगा। विक्रम काफ़ी खुश थे कि उनके हाथ से किसी शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई थी, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे ग्लानि तथा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते। उन्होंने मृगरूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? उस राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लेकर चलता हूँ। संयोग से वो योगी अभी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहे हैं। वो मृग आगे आगे चला और विक्रमादित्य उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी दिखा। उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहे हैं। जब वे उसके समीप आए तो वो योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया और दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया।
विक्रम समझ गए कि वो योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वो उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। पूछने पर उन्होंने बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं सा स्थान प्राप्त कर लिया है और उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। मैं इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा था। उस योगी ने ऐसा उत्तर दिया। विक्रमादित्य ने पूछा कि अब तो उसने उनके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, क्या उनसे वो कुछ और चाहता है? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव की मूंगे वाली माला मांगी। राजा ने खुशी खुशी वो माला उसे दान दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया और शापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। उसने पहले विक्रम के फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आ गए। दूसरे दिन उसे रथ पर बिठा उसके राज्य की ओर चल दिए, मगर उसके राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। उसने जानना चाहा कि उसका रथ रोकने की सैनिकों ने हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। चूंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उसकी तलाश में फैला दिए गए। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वो असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर यहाँ से चला जाए या फिर युद्ध की तैयारी कर ले। उस सेना नायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा कि युद्ध कौन करेगा, क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसका उपहास देखकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसानों ने दौड़कर नए शासक को खबर दी। वो तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। विक्रम इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठा लिया। उन्होंने वो तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। वो आश्चर्यचकित और भयभीत था ही हताश भी दिख रहा था। उसे हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वो इसी क्षण ये राज्य छोड़कर भाग जाए या फिर प्राणदंड पाने के लिए तैयार रहे। वो शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था और उनका शौर्य आंखों से देख चुका था। वो उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनके पास आया और एक सिंह से अपने बचाव को बोला, मगर महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की। वे भगवान के बनाए नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सिंह भूखा था और मृग आदि जानवर ही उसकी क्षुधा शांत कर सकते थे। ये सोचते हुए उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी, वीर विक्रमादित्य की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।